वेलकम टू जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स। और मैं हूं देशराज। आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे आज। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे एक अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं होती हैं, इनके अलावा कौन सी समस्याएं गौण होती हैं, केंद्रीय समस्याएं किस कारण से उत्पन्न होती हैं और इनका समाधान क्या है। तो आज की क्लास में हम एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। मुख्यतः एक अर्थव्यवस्था में तीन केंद्रीय समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन करें, और तीसरी जो केंद्रीय समस्या है, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये एक अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं को जानने से पहले हम पढ़ेंगे इनके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। जैसा कि आपको पहले भी पिछली क्लास में बताया गया है, एक अर्थव्यवस्था में अनेक आर्थिक समस्याएं होती हैं, अनेक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं होने का मुख्य कारण है हमारी अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित हैं, अर्थात सीमित संसाधन और मनुष्य की असीमित इच्छाएं, असीमित इच्छा, जिसके कारण मुख्य समस्या उत्पन्न होती है। सीमित साधन यहां पर हम आय से ले लेते हैं, असीमित इच्छाएं हो जाती हैं। ठीक है। तीसरा जो मुख्य कारण है वह है सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग, जिसके कारण केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम ये समस्याएं उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए आप घर से 5,000 रुपए लेकर बाजार जाते हैं, जहां पर आपको खरीदना है कपड़े, जूते, किताबें, और फॉर्म फिल करना है कंपटीशन का। आपके पास रुपए है 5,000, लेकिन आपका जो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर खर्च होंगे 7,000। 2,000 रुपए के जूते हो गए, 2,000 रुपए की ड्रेस हो गई, 1,000 रुपए फॉर्म फिल करने का हो गया, और 2,000 रुपए अन्य खर्चा हो गया। इस तरह 7,000 रुपए आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए चाहिए, लेकिन आपके बजट में केवल 5,000 रुपए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी इच्छाएं असीमित हो गई, लेकिन जो साधन है, यहां पर जो हम साधन की बात कर रहे हैं, आय। आय क्या है, या धन हमारे पास सीमित है, जो केवल 5,000 रुपए है। इच्छा है, उनकी लागत 5,000 से अधिक है। तो हम ऐसी स्थिति में
सीमित साधन और साधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है धन 5,000 रुपए, उनका हम वैकल्पिक प्रयोग करेंगे। वैकल्पिक प्रयोग करते हुए अपनी इच्छाओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहेंगे, जिसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। मनुष्य की असीमित इच्छाएं होती हैं। साधन यहां पर आय को लिया है जो क्या है, सीमित है। सीमित साधन के वैकल्पिक प्रयोग के कारण हमें चयन करना होता है। सीमित साधन के वैकल्पिक प्रयोग के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सी वस्तु का क्रय किया जाए या कौन सी वस्तु को छोड़ दिया जाए। इस तरह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है जो एक आर्थिक समस्या को जन्म देती है। ठीक है, यहां पर असीमित साधन और सीमित इच्छाएं ही चुनाव की समस्या कहलाती है। चुनाव की समस्या का मुख्य कारण क्या है, सीमित साधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश करना या उनके चयन करना, वैकल्पिक रूप से प्रयोग करते हुए असीमित इच्छाओं को चयन करना। ठीक है, अब हम आर्थिक समस्याओं के समाधान करने के लिए या आर्थिक समस्याओं को समाधान खोजने के लिए 3 मुख्य अवधारणाओं को समझना जरूरी है। 3 मुख्य अवधारणाएं हैं जिनको समझना जरूरी है, और वो अवधारणा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र है जो आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में लाभदायक होता है या आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में उचित माध्यम है। दूसरा जो है इसका, वह होता है अवसर लागत। अवसर लागत, और तीसरा इसी में एक अवधारणा है, वह है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत। तो हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने से पहले इन 3 अवधारणाओं को समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र में होता है, दी हुई तकनीकी के माध्यम से उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग करते हुए उत्पादन की अलग अलग मात्राओं के संयोग को दर्शाने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इसको हम रूपांतर वक्र भी कह सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा नाम है रूपांतरण। रूपांतरण वक्र भी कह सकते हैं इसको, उत्पादन संभावना वक्र को, क्योंकि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी होगी। अर्थात दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करना होगा, रूपांतरण करना होगा। एक वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन में कमी करनी होगी। इसको हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। यहां पर उत्पादन में हम ले लेते हैं गेहूं और दूसरा है कपास। 1 एकड़ भूमि में हम गेहूं और कपास का उत्पादन कर रहे हैं। इधर है संयोग, यानी कौन कौन से संयोग हमें प्राप्त होंगे। यदि हम गेहूं की 16 बोरी उत्पादन करना चाहते हैं, गेहूं की 16 बोरी उत्पादन करना चाहते हैं या 16 क्विंटल गेहूं उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से कपास, उस स्थिति में कपास का 0 इकाई उत्पादित करेंगे। उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए हम इस संयोग पर गेहूं की 16 बोरी उत्पादित कर सकते हैं और कपास की
शून्य इकाई उत्पादित कर सकते हैं। इसी तरह बी संयोग है, जहां पर हम कपास की 1 इकाई उत्पादन करना चाहते हैं। अगर हम कपास की 1 इकाई उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें गेहूं की इकाई का कम करना होगा। यदि कपास की 1 इकाई करना चाहते हैं उत्पादित, तो गेहूं की हम 15 इकाइयां उत्पादित करेंगे, अर्थात 15 क्विंटल गेहूं उत्पादन करेंगे। सी संयोग को लेते हैं, जिसमें हम कपास की 1 अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करना चाहते हैं। यदि 2 इकाई कपास का उत्पादन करना चाहते हैं, या फिर 2 गांठ लगा सकते हैं हम, यहाँ पर कपास का मात्रा गांठ में होता है, तो उसके लिए हम गेहूं का और अधिक त्याग करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम 13 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करेंगे। अगर हम कपास की 1 अतिरिक्त इकाई 3 इकाइयों को उत्पादन करना चाहें, तो यहाँ पर हम करेंगे 10 इकाई गेहूं का, और ये हमारा अगला डी संयोग। नेक्स्ट संयोग 4 इकाई कपास की और गेहूं की हो जाएगी हमारी 6 इकाई, ये हमारा ई संयोग हो गया। और नेक्स्ट है एफ। एफ संयोग में हम 1 इकाई और बढ़ा देंगे, 5 इकाई कपास की और 0 इकाई हो गई गेहूं की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे जैसे हम 1 इकाई में वृद्धि करेंगे, एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे वस्तु के उत्पादन में हमें कमी लानी होगी। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पीपीसी करो, यहां पर लेते हम गेहूं, वाई अक्ष के ऊपर लेंगे गेहूं और एक्स अक्ष के ऊपर लेंगे कपास। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। कपास की हम 5 इकाई उत्पादित कर रहे हैं और गेहूं की अधिकतम इकाइयां 16 है। जब हम गेहूं की 16 इकाई उत्पादित करते हैं तो कपास की 0 इकाई, ये हमारा हो गया ए पॉइंट। इसकी कपास की 1 इकाई तो गेहूं की 15 इकाई, कपास की 2 इकाई तो गेहूं की 13 इकाई, और कपास की 3 इकाई तो गेहूं की 10 इकाइयां। कपास की 4 इकाई उत्पादित करेंगे तो गेहूं की 6 इकाई, और जब कपास की 5 इकाई तो गेहूं की 0 इकाई। इस तरह से जब इन सभी संयोगों को हम मिलाते हैं तो एक पीपीसी कर्व प्राप्त होता है। ये हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये हमारे पॉइंट हो गए संयोग बी, सी, डी, ई और ये एफ संयोग। तो हम बता सकते हैं इस तरह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र जो होता है वह मूल बिंदु के नतोदर होता है, मूल बिंदु के नतोदर होगा, और यह ऋणात्मक ढाल का होगा, बाएं से दाएं झुका हुआ होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषता होगी ऋणात्मक ढाल का होता है और उन्नतोदर होता है। ठीक है, यदि हम यह उत्पादन कब हो रहा है, तब होगा जब हम उत्पादन के सभी साधनों को उनके सर्वोत्तम उपयोग में लगा देते हैं। यदि इनमें से किसी एक साधन में की तकनीकी में परिवर्तन किया जाए या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए, तो पीपीसी वक्र में, उत्पादन संभावना वक्र में क्या परिवर्तन होगा, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम, मान लीजिए एक्स वस्तु के या गेहूं के उत्पादन में तकनीकी में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन के कारण पीपीसी कर्व में होने वाला परिवर्तन। यदि हम गेहूं की तकनीक में परिवर्तन करते हैं, गेहूं उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से गेहूं का पीपीसी कर्व बढ़ जाएगा। इसी तरह कपास के उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करते हैं या सुधार करते हैं, तो कपास के पीपीसी कर्व भी बढ़ जाएगा। एक्स अक्ष के ऊपर हमने लिया है कपास
और वाई अक्ष के ऊपर लिया है गेहूं। मान लीजिए ये हमारा है पीपीसी कारो, पहले का पीपीसी कारो है पीपीसी फेस्ट। यदि गेहूं की तकनीकी में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होगी। और पीपीसी कारो जो होगा, पहले था हमारा ए और बी, ए बी, तो नया पीपीसी कारो बन जाएगा बी सी। ठीक है, इस तरह से यदि गेहूं के उत्पादन तकनीकी में वृद्धि कर दी जाए या सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होगी। इसी तरह अगर कपास की तकनीक में परिवर्तन कर दिया जाए तो पीपीसी कारो कपास वाले क्षेत्र में वृद्धि करेगा। एक्स अक्ष पर कपास है और वाई अक्ष के गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कपास की तकनीकी में परिवर्तन के कारण कपास के उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि किसी कारण से कपास की तकनीकी में कमी कर दी जाए तो पीपीसी कारो ओरिजिन पॉइंट की ओर खिसक जाएगा। और इसी तरह यदि गेहूं की तकनीक में कमी कर दी जाए तो यह भी नीचे की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होगी तकनीकी में परिवर्तन के कारण। अगला है, यदि संसाधनों का यहाँ पर एक पीपीसी कर्व और बनाया जा रहा है, इस पीपीसी कर्व के ऊपर अलग अलग संयोग हैं, ए बी सी और ये डी, 4 संयोग हैं यहाँ पर। ए और बी संयोग उत्पादन के सभी साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग करने से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सी जो संयोग है वह पीपीसी कर्व के अंदर स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ सी संयोग के ऊपर उत्पादन के सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हुआ है, जिसके कारण सी संयोग उत्पादन संभावना वक्र से अंदर स्थित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डी बिंदु उत्पादन संभावना वक्र से बाहर है, पीपीसी कर्व से दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब है अप्राप्य संयोग, यहाँ अर्थात इस संयोग को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए डी संयोग अप्राप्य संयोग है। इस तरह से हमारा उत्पादन संभावना वक्र पूरा हुआ। एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, यदि दोनों साधनों की या दोनों वस्तुओं के उत्पादन तकनीकी में वृद्धि कर दी जाए या उत्पादन तकनीकी में कुशलता प्रदान होती है तो पीपीसी कर्व बाहर की तरफ खिसकेगा। यदि तकनीकी में कमी लाई जाती है तो पीपीसी वक्र अंदर की ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। निश्चित रूप से एग्जाम के पॉइंट से अवसर लागत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत का मतलब होता है एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं, मान लीजिए एक टीचर है जिसका नाम है ए, वह एक निजी स्कूल में पढ़ाता है, एक्स स्कूल में, जहां पर इसको सैलरी मिलती है 20,000 रुपये प्रति महीना। यदि वह वाई स्कूल में जाता है तो उसकी सैलरी में वृद्धि हो जाती है, 25,000 रुपये मिलना शुरू हो जाता है। तो उसकी अवसर लागत क्या होगी? तो उस अध्यापक की अवसर लागत 20,000 होगी। अर्थात उसने कौन से विकल्प का त्याग किया है? वाई स्कूल में पढ़ाने के लिए उसने एक्स स्कूल का त्याग किया है, जहां पर उसको 20,000 रुपये मासिक पेमेंट मिलता था। अतः यहाँ पर अवसर लागत 20,000 रुपये होगी। अर्थात एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में किया गया त्याग उस वस्तु का, उस उत्पादन इकाई का अवसर लागत कहलाती है। जैसे अभी हमने पिछली जो टेबल है उसमें पढ़ा है,
यहां पर है, यदि हम कपास की 1 इकाई बढ़ाना चाह रहे हैं, कपास की 1 इकाई बढ़ाना चाह रहे हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसको। यदि कपास की 0 इकाई से 1 इकाई बढ़ाना चाहते हैं, 1 इकाई में परिवर्तन किया, तो यहाँ पर गेहूं की 1 इकाई में कमी करनी होगी। अगर हम कपास की 3 इकाई से 4 इकाई 1 इकाई में परिवर्तन कर रहे हैं, तो गेहूं की हमें 4 इकाइयों का या 4 क्विंटल गेहूं का त्याग करना होगा। यह जो त्यागा गया गेहूं है, कपास की 3 गांठ से लेकर 4 गांठ में उत्पादन करने के लिए हमें गेहूं की 4 क्विंटल गेहूं का त्याग करना होगा। तो यहाँ पर कपास की अवसर लागत 4 क्विंटल गेहूं के बराबर होगी। तो अवसर लागत इस तरह से उसके द्वारा एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत का उत्पादन में लागू होने के कारण है, क्या क्या कारण है अवसर लागत का उत्पादन में लागू होने के? पहला कारण है साधन सीमित है, साधन सीमित, जिसके कारण अवसर लागत लागू होती है। नेक्स्ट है, दूसरा है उत्पादन के साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है, वैकल्पिक प्रयोग होता है जिसके कारण अवसर लागत लागू होती है। तीसरा है एक समय विशेष में साधन को एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है, एक समय विशेष में उत्पादन के साधन को एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्थात एक श्रमिक जो है वह या तो कपास के खेत में कार्य करेगा या फिर गेहूं के खेत में कार्य करेगा। ठीक है, तो एक समय में एक साधन का एक ही जगह उपयोग लाया जा सकता है, जिसके कारण अवसर लागत उत्पादन में लागू होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा अवसर लागत का पॉइंट पूरा होता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में करेंगे। अवसर लागत के लिए अलग से वीडियो बनेगा, उत्पादन संभावना वक्र की भी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम केवल केंद्रीय समस्याओं को समझने के लिए यहाँ पर केवल सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा जो इसका केंद्रीय समस्याओं को समझने के लिए तीसरा जो पॉइंट है वह है सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत होती है एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होता है। अर्थात एक वस्तु का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी होती है। दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की मात्रा प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। अर्थात एक एक्स वस्तु के उत्पादन करने के में वृद्धि करने के लिए वाई वस्तु के उत्पादन मात्रा में कमी करनी होती है, और एक्स वस्तु की 1 इकाई वृद्धि करने के लिए वाई वस्तु का कितना त्याग किया गया है वह उसकी क्या होगी, सीमांत अवसर लागत होगी। जैसे पिछली टेबल के माध्यम से दोबारा से वही समझेंगे। यहां पर आपको एग्जाम्पल में बताया था कि 3 से 4 इकाई गेहूं कपास की तैयार करने के लिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2 से 3 इकाई, यदि कपास की 2 से 3 इकाई का उत्पादन करते हैं अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं, तो हमें गेहूं की 13 क्विंटल उत्पादन से 10 क्विंटल उत्पादन करना होगा। अतः यहाँ पर कपास की सीमांत अवसर लागत एक गांठ कपास की सीमांत अवसर लागत डी संयोग पर 3 इकाई होगी। ठीक है, एक गांठ कपास की सीमांत अवसर लागत
डी संयोग पर 3 क्विंटल गेहूं होगा। इस तरह से आज हमने कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझने के लिए उनके मुख्य जो पॉइंट हैं, इनकी लागू होने के जो कारण हैं, उनको पढ़ा। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। ये 3 अवधारणाएं पढ़ी हैं। अब हम इनके बाद में नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं एक अर्थव्यवस्था में या पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी प्रकार की हो। पिछले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं देखने को मिलती हैं। उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान उस अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहली हमारी जो केंद्रीय समस्या है वह है क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, पहली केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। यहां पर इसके साथ में एक सवाल और जुड़ा होता है, कितना उत्पादन किया जाए, अर्थात व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच प्रोड्यूस। पहली केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए और साथ में इसमें ऐड होती है कितना उत्पादन किया जाए। तो यहां पर सबसे पहले आती है चुनाव की समस्या, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। मान लीजिए एक देश है भारत, जहां पर अपने सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए हम 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। एक वस्तु है अनाज और दूसरी वस्तु है बंदूक। सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए हम 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, अनाज और बंदूक। मानव कल्याण के लिए या मनुष्य को जीवित रहने के लिए अनाज की आवश्यकता है, लेकिन बाहरी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी सुरक्षा दृष्टि से हथियार की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो हम अपने सभी संसाधनों को इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि हमें अनाज भी उत्पादन किया जा सके और बाहरी सुरक्षा भी प्राप्त हो सके, अर्थात हथियारों का उत्पादन भी किया जा सके। तो यह उस देश की स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर देश की सामान्य स्थिति शांति प्रिय है, अर्थात शांत वातावरण है, तो निश्चित रूप से उस देश में क्या उत्पादन किया जाए, इसके लिए हम मक्खन या अनाज का उत्पादन करेंगे। यदि किसी देश में दंगे का माहौल है, लड़ाई का माहौल है या विदेशी आक्रमण का खतरा है, तो निश्चित रूप से अधिकांश संसाधनों को हम हथियार के उत्पादन में लगाएंगे। तो सबसे पहली वस्तु का है सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। तो इसमें वस्तु का चुनाव करते हैं, उत्पादन की जाने वाली वस्तु का चुनाव करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट आती है साधन आवंटन की समस्या, उत्पादन के साधन किसमें लगाए जाएं। पूंजी के साधन है तो पूंजीगत वस्तु के उत्पादन लगेंगे, श्रम है तो श्रम गहन वस्तुओं के उत्पादन में लगेंगे। ठीक है, तो क्या उत्पादन किया जाए, इस समस्या का समाधान भी हम उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में क्या उत्पादन किया जाए, यह जो समस्या है इसका समाधान हम करते हैं कीमत सिद्धांत के द्वारा। कीमत सिद्धांत द्वारा कीमत सिद्धांत द्वारा इस समस्या का समाधान करते हैं। यदि पूंजी गहन राष्ट्र है, पूंजी गहन राष्ट्र अर्थात पूंजीवादी राज्य है, तो वह पूंजी गहन वस्तु का
जिसकी कीमत अधिक होगी, जिसमें लाभ अधिक होगा, उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। और यदि समाजवादी राष्ट्र है तो वह निश्चित रूप से कल्याणकारी वस्तुओं का उत्पादन करेगा, कल्याण संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, यह हम इस समस्या का समाधान कीमत सिद्धांत के द्वारा और पीपीसी वक्र की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो समस्या है, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। एक तरफ अनाज का उत्पादन करते हैं, श्रम गहन वस्तु है। दूसरी तरफ पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन करते हैं, और पूंजी गहन वस्तु में हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं बंदूक का। ठीक है, तो यदि हम अनाज की 10 इकाइयां उत्पादन करते हैं तो बंदूक की 1 इकाई का उत्पादन होता है, 0 इकाई का। यदि हम अनाज की 8 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, बंदूक की 1 इकाई बढ़ाने के लिए हमें अनाज की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। अब हम बंदूक की या हथियार की 2 इकाई उत्पादन करने के लिए अनाज की 3 इकाइयों को त्याग करेंगे, तो यहाँ होगा 5, और 4 इकाई के लिए यहाँ पर 0 अनाज की इकाइयाँ उत्पादित करेंगे। तो इसको हम एक पीपीसी कर्व की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी सहायता से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। यह उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के ऊपर और उस राष्ट्र की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। यहां पर दूसरी समस्या है केंद्रीय समस्या, कैसे उत्पादन करें या किया जाए। इस समस्या का समाधान हम तकनीक के माध्यम से करते हैं। अर्थात यदि राष्ट्र श्रम प्रधान देश है, अर्थात जहां पर जनसंख्या अधिक है, तो निश्चित रूप से श्रम प्रधान तकनीक का उत्पादन करते हुए उस वस्तु का उत्पादन करेगा। और यदि राष्ट्र पूंजी प्रधान देश है तो निश्चित रूप से पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन करेगा और पूंजी गहन वस्तु का ही निर्यात करेगा। यह सब उस राष्ट्र की या उस देश की श्रम संसाधन और पूंजी के ऊपर निर्भर करता है। इसका भी हम समाधान उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से कर सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, इन सभी केंद्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी समस्या है केंद्रीय समस्या, वह है किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसी अर्थव्यवस्था की के सामने तीसरी महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वह यह निश्चित करती है कि वस्तु और सेवाओं को उत्पादन, कौन सी वस्तु को उत्पादन किया जाए, किन सेवाओं को उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। यह यहाँ की सबसे तीसरी मुख्य समस्या है, केंद्रीय समस्या है। अर्थात इसका अर्थ होता है वितरण की समस्या से। किसके लिए, यहाँ पर इस संबंध है किससे, वितरण से। पहली समस्या थी क्या उत्पादन किया जाए, वस्तु के चयन से संबंधित समस्या। दूसरी समस्या थी कैसे उत्पादन किया जाए, संसाधनों के चयन की समस्या। और तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थात वितरण की समस्या। इसका संबंध वितरण प्रणाली से है। ठीक है, तीनों समस्याओं का संबंध अलग अलग से। क्या उत्पादन किया जाए,
वस्तु के चयन की समस्या, जिसका समाधान हम उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से करते हैं। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए, इसका समाधान भी हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे उत्पादन किया जाए, यहाँ पर कौन क्या मुख्य है, यहाँ पर तकनीक। सेकंड केंद्रीय समस्या में हम तकनीक के माध्यम से तकनीक का प्रयोग करते हैं, पूंजी गहन तकनीक या श्रम गहन तकनीक। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यहाँ पर वितरण से संबंधित समस्या है। ठीक है, और इन तीनों समस्याओं का समाधान हम पीपीसी कार्यों के माध्यम से कर सकते हैं और वितरण के सिद्धांत के माध्यम से भी किसके लिए उत्पादन किया जाए समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन तीन समस्याओं का हम अर्थव्यवस्था के आधार पर एक छोटी सी टेबल के अनुसार अध्ययन करेंगे। तीन अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी, और तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। तो पूंजी गहन में हम करेंगे कीमत व लाभ के अनुसार उस वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसकी कीमत अधिक और लाभ अधिक होगा। उस वस्तु का उत्पादन हम पूंजी गहन या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में करेंगे। सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यानी जो उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित संतुलन के आधार पर, अर्थात जिसमें लाभ भी होगा और सामाजिक कल्याण भी संभव होगा, तो उचित संतुलन के आधार पर उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। सेकंड समस्या है कैसे उत्पादन करें, दूसरी है कैसे उत्पादन करें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम न्यूनतम लागत के आधार पर उत्पादन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में न्यूनतम लागत पर उत्पादन करेंगे। इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में समान अनुकूल तकनीक पर, समान अनुकूल तकनीक के ऊपर आधारित तकनीक का उपयोग करेंगे। समान अनुकूल तकनीक के आधार पर उत्पादन करेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपयुक्त जो भी इकाई उपयुक्त होगी उसके आधार पर हम उत्पादन करेंगे, अर्थात यदि लोगों का कल्याण भी हो और लाभ भी हो, उस तकनीक का प्रयोग करते हुए हम उत्पादन करेंगे। तीसरी जो समस्या है, मुख्य समस्या, वह है वितरण की समस्या। किसको वितरण करें, वितरण किसको करें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसको वितरण किया जाएगा, जिसका उत्पादन में योगदान होगा। उत्पादन में योगदान देने वाली इकाई को, योगदान देने वाली इकाई को वितरण किया जाएगा। इसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसको वितरण किया जाएगा, अधिकतम कल्याण के अनुसार उन व्यक्तियों को वितरित किया जाएगा वस्तु का जिनका अधिकतम कल्याण संभव हो, अधिकतम कल्याण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित संतुलन के द्वारा वितरित किया जाएगा, उचित संतुलन जिसमें अधिकतम कल्याण भी हो और लोगों को की जिसकी भूमिका है उसको भी, दोनों को लाभ प्राप्त हो। तो इस तरह से हमने अर्थव्यवस्था की मुख्य जो तीन केंद्रीय समस्या थी उनको समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर इनका अध्ययन किया है।
अब हम अर्थव्यवस्था की कुछ अन्य समस्याएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो चौथी जो समस्या है वह है उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या। उत्पादन में साधनों का उपयोग व वितरण की समस्या चौथी मुख्य समस्या है। जिसमें हम पढ़ते हैं उत्पादन के साधनों का उपयोग। जो साधन उत्पादन में उपयोग होते हैं उनका उपयोग कैसे करें और उनका वितरण कैसे किया जाए। पांचवी समस्या है साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं है। पांचवी समस्या है साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं। और अंतिम समस्या है छठी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या। उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या यह हमारी अंतिम समस्या है। साथियों, इस तरह से हमने आज अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के आधार पर चर्चा की। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, क्यों उत्पन्न होती है, उनके समाधान के लिए कौन कौन सी अवधारणाएं प्रयोग में ली जाती हैं और उनका समाधान कैसे किया जाता है, और कौन सी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका हमने टेबल के माध्यम से अध्ययन किया और जाना कि एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्याएं होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको समझ में आई होगी और निश्चित रूप से एग्जाम में इससे एक प्रश्न देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष भी इससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था जो आपके आज ही जो टेस्ट डाला गया है उसमें उपलब्ध है। अगर अभी तक आपने जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में के फ्री फोल्डर में जो रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं वहां पर टेस्ट नहीं दिया है तो अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर रेगुलर फ्री फोल्डर में टेस्ट उपलब्ध होते हैं उनका रेगुलर अभ्यास करें, जिनका सॉल्यूशन रेगुलर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। धन्यवाद।